पंजाब के पठानकोट में सेना के इलाके में ग्रेनेड हमले के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध आतंकियों ने रात के अंधेरे में वहां ग्रेनेड फेंका। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया, जिसमें ड्रोन की भी मदद ली गई। पाकिस्तान की सीमा के करीब होने की वजह से बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। खासकर जम्मू कश्मीर की तरफ से आने जाने वाली हर गाड़ी को तलाशी के बाद ही आगे जाने दिया गया। बताया गया कि सुरक्षा कड़ी होने की वजह से हमलावर सेना के इलाके में अंदर नहीं घुस पाए, लिहाजा उन्होंने गेट के बाहर ही ग्रेनेड फेंक दिया और धमाके के बाद भाग निकले। ऐसे में हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया। रात को पठानकोट के इस आर्मी स्टेशन के त्रिवेणी दीवार के ऊपर एक ग्रेनेड थ्रो किया गया है। इस हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। सेना के साथ पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंचे और आतंकवादी हमले के एंगल से जांच शुरू कर दी। और हम सारे एंगल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि लोकल भी हो सकता है, कोई बंदा बाहर का भी हो सकता है। ग्रेनेड हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पड़ोस के राज्य हिमाचल प्रदेश में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। घटना पठानकोट में हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए बॉर्डर एरिया में हमने अलर्ट किया है, नाकाबंदी बढ़ाई है और भी बढ़ाएंगे। और सौभाग्य की बात यह कि पठानकोट जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, जहां वायुसेना का अड्डा और सेना की 2 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी है और 5 साल पहले पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला भी हो चुका है, जिसकी वजह से सेना की छावनी के गेट के पास ग्रेनेड फेंके जाने को सेना, पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने गंभीर माना और संदिग्ध आतंकियों की तलाश तेज कर दी, जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि वो मोटरसाइकिल पर आए थे, क्योंकि धमाके के समय वहां से एक बारात गुजर रही थी, जिसमें शामिल लोगों ने मोटरसाइकिल सवार के बारे में बताया। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई और लखनऊ में उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। यह आदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के कलेक्टर ने दिया था, जिसे पूरा करने के लिए ढोल बजाकर यह ऐलान किया गया कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है। जिसके बाद अधिकारियों ने इस पूरी प्रॉपर्टी को नापा और फिर उसे कटीले तारों से घेर दिया। प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस जमीन को लगातार मापा जा रहा है। आरोपी मुख्तार की लखनऊ के पौश इलाके हुसैनगंज की यह प्रॉपर्टी 2000 वर्ग फीट से ज्यादा है, जिस पर एक पेट्रोल पंप भी है। प्रशासन ने उसे भी सील कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ में 7 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और यूपी में इस कानून के तहत जिले के डीएम को आरोपी की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आजमगढ़ के डीएम ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी का मकान कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसके एक हिस्से में पेट्रोल पंप भी है और अब उसे भी सील करने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही। अगरतला में गिरफ्तार हुई टीएमसी नेता शाइनी घोष को जमानत मिल गई। उन पर पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के लोग आग बबूला हो गए और उसके सांसद दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने धरना देने बैठ गए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा के सीएम ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को पिटवाया और गृह मंत्रालय के सामने बैठकर वो नारे लगाने लगे। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुगलकशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन के थोड़ी देर बाद ये सांसद अमित शाह के घर से बाहर निकलते दिखे। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा हिंसा पर उन्होंने गृह मंत्री से शिकायत की। हमने एक तो डिटेल मेमोरेंडम दिया उनको त्रिपुरा के सब घटना के बारे में। इस बीच ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच गई। शाइनी घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी गुस्से में आ गई और अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा सरकार और बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। यही नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें शोरगुल और खूब सारे पुलिस वाले नजर आए। इन लोगों के बीच एक दूसरा शख्स भी नजर आया जिसे चोटें लगी दिखी। दावा किया गया कि वीडियो में पुलिस ने एक शख्स को जानबूझकर पीटा। ये वीडियो शेयर करते हुए अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पुलिस का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे टीएमसी की सियासी चाल का हिस्सा माना। शाइनी घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने त्रिपुरा में हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वहीं इस सारी सियासी उठपटक के बीच शाइनी घोष को राहत मिल गई, उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने दावा किया कि शाइनी घोष पर पहले से ही हिट एंड रन का केस दर्ज किया गया था और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें अगरतला की जिला अदालत में पेश किया गया। वो जब पुलिस की गाड़ी से उतरी तो काफी गहमा गहमी नजर आई। पेशी के बाद शाइनी घोष को जमानत मिल गई। उन पर हिट एंड रन का केस दर्ज है और उन्हें इसी मामले में राहत मिली, लेकिन आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बिप्लब देब की सभा के दौरान उन्हें धमकी दी थी, जिसके बाद त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई शुरू हो गई और वहां हिंसा का मुद्दा गर्मा गया।
सौभाग्य की बात है कि त्रिपुरा में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें वोटिंग 25 नवंबर को होनी है और उसी में प्रचार करने के लिए बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री और टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष शाइनी घोष अगरतला पहुंची थी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक जगह त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब की सभा के नजदीक खेला हो में नारा लगाया, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प शुरू हो गई और उसी मुद्दे पर टीएमसी के नेताओं ने दिल्ली में धरना दिया, जबकि वहां चुनाव में हिंसा की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी की गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। 100 करोड़ के वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत मिली, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन उन्हें पूरे मामले की जांच में मदद करने की हिदायत भी दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया जब परमबीर सिंह के वकील ने उनके देश में ही होने का दावा किया और आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस से जान का खतरा होने की वजह से वो छुपे हुए हैं। यही नहीं, परमबीर सिंह के वकील ने डीजीपी पर धमकी देने का भी आरोप लगाया और सबूत के रूप में व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने रखी, जिसमें डीजीपी और शिकायत वापस लेने की धमकी देने के आरोप है। पटना से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां पुलिस ने शराब की तलाश में एक शादी समारोह के दौरान होटल में ठहरी दुल्हन के कमरे में छापा मार दिया। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच पुलिस की सख्ती जारी है। ऐसे में आरोप है कि बिना महिला पुलिसकर्मी को साथ लिए दुल्हन के कमरे की तलाशी ली गई, जिसके लिए एक पुलिस वाला होटल के कमरों में शराब ढूंढता नजर आया। बताया गया कि इस बीच वो दुल्हन के कमरे में दाखिल हो गया, जिससे दुल्हन भी दंग रह गई। दुल्हन के कमरे की तलाशी के बाद वो पुलिस वाला एक एक करके उन सभी कमरों की तलाशी लेने लगा जिनमें शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे दुल्हन पक्ष के लोग ठहरे थे। पुलिस वाला एक के बाद एक उन कमरों में भी गया जहां महिलाएं अकेली मौजूद थीं और शादी समारोह के लिए तैयार हो रही थीं। यही नहीं, कई महिलाएं तो खुद ही दराजों को खोलकर दिखाती नजर आईं। पुलिस वाला एक एक अलमारी की छानबीन करता दिखा। यही नहीं, उसने होटल में ठहरे मेहमानों के बैग की भी तलाशी ली। इसकी वजह पूछे जाने पर पुलिस वाले ने अपनी मजबूरी भी जता दी। पटना में पुलिस पिछले 3 दिन से शराब की तलाश में लगातार कई होटल में छापेमारी कर रही है। लेकिन उस कार्रवाई के बीच दुल्हन के कमरे की तलाशी का वीडियो वायरल हुआ तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बिहार में विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस मुद्दे पर पुलिस ही नहीं, नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो पुलिस की तलाशी लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर मुख्यमंत्री से जवाब मांग लिया। शराबबंदी एक मजाक है नीतीश कुमार और सुशील मोदी का। दुल्हन के कमरे की तलाशी के मामले पर हंगामा बढ़ा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच किए जाने की बात कही। कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। असल में सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य में शराबबंदी की समीक्षा के बाद पुलिस को शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सौभाग्य की बात है कि बिहार में शराबबंदी की पिछले हफ्ते सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा की थी, जिसमें पुलिस अफसरों को चेतावनी दी गई थी कि उनके इलाके में शराब पीने या बेचने का मामला सामने आया तो 10 साल तक थाने पर तैनाती नहीं होगी। जिसके बाद पटना पुलिस ने होटल पर ताबड़तोड़ छापे मारकर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा और उसी उत्साह में पुलिस वाले शादी के लिए बुक एक होटल में भी घुस गए, जहां तलाशी लेते समय पुलिस के किसी जवान या अफसर को होश नहीं रहा कि महिलाओं के कमरे में तलाशी के लिए महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी जरूरी होती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाला है एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले इस नए एयरपोर्ट की आधारशिला 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री रखने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के लिए अफसरों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। योजना के मुताबिक जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। बनने के बाद एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, इसका एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया। दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्बन एमिशन 0 होगा। मतलब यह कि जरा भी प्रदूषण नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम कई चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण अक्टूबर 2024 में पूरा करने की योजना है। 13 से 34 सेक्टर में जिसका ये शिलान्यास हो रहा है, ये 70 मिलियन पैसेंजर के लिए है। माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं एयरपोर्ट के बनने से 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने का अनुमान है। सौभाग्य की बात है कि दुनिया में सिर्फ 5 एयरपोर्ट हैं जहां 5 या 5 से ज्यादा रनवे हैं और चीन का बीजिंग और जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 5 रनवे वाला नहीं है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा 3 रनवे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही हैं। वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे, जिससे विमानों की उड़ान में बेवजह देरी नहीं होगी।
जबकि इस हवाई अड्डे पर ही MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल केंद्र भी बनाया जाएगा। गुजरात में कोरोना के मरीज कम होने के बाद वहां प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। हालांकि बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए उनके माता पिता से उनकी रजामंदी लेना जरूरी किया गया, लिहाजा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी जारी रखा गया। लेकिन पहली से 5वीं तक के कई बच्चे स्कूल खुलने के पहले दिन स्कूल की अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई करते दिखे। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो वो खुश नजर आए। स्कूल खुलने का मैं बहुत दिनों से इंतजार करी थी और आज स्कूल में बहुत ही मजा आ रहा है। इस दौरान स्कूल में सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों के मुताबिक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया गया। बच्चे और टीचर मास्क लगाए दिखे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। हम सब SOP का पालन करेंगे। हम सब बच्चों के साथ बच्चों को मास्क पहनाएंगे। इससे पहले इसी साल जुलाई में 9वीं से 12वीं के लिए और सितंबर में 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। सौभाग्य की बात है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जब कहर बरपाया तब यह आशंका जताई जा रही थी कि तीसरी लहर कहीं छोटे बच्चों पर भारी न पड़ जाए, लेकिन अब महामारी पूरे देश में काफी कम हुई है और गुजरात में तो पिछले 4 महीनों से कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या किसी भी दिन 50 तक नहीं पहुंची, जिसके बाद वहां पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया गया, जिसकी डिमांड अभिभावकों ने ही की थी। और अब हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि बच्चों को मास्क लगाने और अपना टिफिन, पानी की बोतल, पेन पेंसिल स्कूल में दोस्तों के साथ शेयर न करने के बारे में समझाएं, जिसका दिशा निर्देश गुजरात सरकार ने भी जारी किया है। मेरठ में कई आपराधिक मामलों में आरोपी कबाड़ कारोबारी हाजी इकबाल के खिलाफ यूपी पुलिस का शिकंजा कस गया और पुलिस ने उसके करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में मेरठ पुलिस हाजी इकबाल के घर के बाहर दल बल के साथ पहुंची। तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को देखते ही इलाके में खलबली मच गई। हाजी इकबाल के 2 आलीशान घरों का मुआयना करने के बाद यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी हैरान रह गए। घरों को देखने के बाद पुलिस ने इन्हें मीडिया के कैमरों के सामने सील कर इनके बाहर जिलाधिकारी का नोटिस चिपका दिया। इसके बाद यहां न केवल मुनादी कराई गई बल्कि SSP ने खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश को पढ़कर सुनाया। वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। हाजी इकबाल इस गैंग का सरगना था। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से हाजी इकबाल पर लगे आरोपों का ब्यौरा दिया और उसके 2 घरों को जब्त करने की कार्रवाई का जिक्र किया, जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ आंकी गई। सौभाग्य की बात है कि मेरठ में सोतीगंज नाम का मोहल्ला है जहां कबाड़ियों की 500 से ज्यादा दुकानें हैं जो पुरानी और हादसे में कचूमर बन चुकी गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन इसकी आड़ में वहां बड़े पैमाने पर यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की चोरी की गाड़ियां भी ठिकाने लगाई जाती हैं, जिनके पुर्जे निकालकर बेचे जाते हैं और गाड़ी की बॉडी कबाड़ में चली जाती है, जिसकी जानकारी तो पुलिस को बरसों से थी। लेकिन मेरठ में चोरी की गाड़ियां खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई 3 महीने पहले शुरू हुई, जिसमें इसी महीने मेरठ में चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले सबसे बड़े गैंग के सरगना गल्ला उर्फ नईम पर गाज गिरी और अब हाजी इकबाल की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई, जिसे मेरठ में चोरी की गाड़ियों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बताया जा रहा।